नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज फैसला आएगा और केस की पोषणीयता पर फैसला सुनाएगा जिला कोर्ट। मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर अहम फैसला आएगा और फैसला आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे कमिश्नरेट एरिया में धारा 144 लागू की गई है। जिला कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज फैसले का दिन है और सबकी निगाहें आज ज्ञानवापी केस पे लगी हुई हैं कि कोर्ट क्या फैसला देगा। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पे किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी तैनात हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो। तो केस की पोषणीयता पे फैसला सुनाएगा जिला कोर्ट और मुकदमा चलने योग्य है या नहीं, इस पर आज अहम फैसला आएगा और फैसला आने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है ताकि कहीं पे भी 4 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, कोई शरारत ना हो। और ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी बात रखी है। मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता मेराजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि जो भी फैसला है हमें मंजूर है। साथ ही काशी वासियों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए, पहले चीजों को अच्छे से समझें, उसके बाद ही किसी प्रकार का कमेंट करें। अदालत में दोनों पक्षों की बहस हुई है, ईमानदारी से बहस हुई। अब बहस हमने अपने पक्ष को रखा, उन्होंने अपने पक्ष की बात रखी, अपने हक की बात रखी। अदालत जो भी फैसला करेगी, हमको हमारी तो अपील ये है कि दोनों पक्ष को स्वीकार करना चाहिए, चाहे किसी की भी हक में हो। और जो भी हमारे पास कागजात थे, सबूत थे, हम उस सबूत के, उस कागजात के बिना पर हमने कोर्ट में खड़े होकर अपनी बात को रखा और ईमानदारी से रखा। अब ये अदालत के विवेक के ऊपर है कि अदालत क्या करेगी। और वहीं ज्ञानवापी मामले में फैसला आने से पहले वाराणसी पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने काशीवासियों से अपील की। क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। वाराणसी कमिश्नरेट में कल न्यायालय के द्वारा एक महत्वपूर्ण मामले में निर्णय सुनाए जाने की संभावना के दृष्टिगत आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, जिसमें एसएचओस, एसीपीस, एडिशनल डीसीपीस और डीसीपीस सारे अधिकारी प्रतिभाग किए थे, उन्हें संवेदित किया गया है। धारा 144 सीआरपीसी के आदेश निर्गत कर दिए गए हैं। जनपद में सेक्टर स्कीम लागू की जा रही है। प्रत्येक जगह पर खासतौर से मिक्स आबादी वाले इलाकों में पुलिस का पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किया जा रहा है। जो हमारे पेट्रोल की गाड़ियां हैं, यानी कि पीआईवी व्हीकल्स हैं, उनको स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पे स्टेशन किया जा रहा है। क्यूआरटीज की टीम गठित कर दी गई है। प्रत्येक क्यूआरटी के साथ में एक इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया है और हम लोग का प्रयास है कि कानून व्यवस्था की स्थिति किसी भी दशा में आउट ऑफ कंट्रोल ना। और इसी मामले से जुड़े हुए कुछ बातें आपको बताते हैं ग्राफिक के जरिए कि आखिर क्या विवाद है और इस पे अब तक क्या क्या हुआ है। 1991 से पहले नियमित दर्शन पूजन होता था और रोजाना दर्शन पूजन के अधिकार की मांग की गई है। 5 महिलाओं ने दाखिल की थी याचिका। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आज अहम फैसला आएगा और केस सुनने योग्य है या नहीं, इस पर फैसला आएगा। आगे इस मामले का क्या होगा, आज का दिन यह तय करेगा। तो सीपीसी का आदेश 7 नियम 11 याचिका को कोर्ट में खारिज करने का अधिकार है और कोर्ट किसी केस को सुनने योग्य पाता है या नहीं, जज को केस सुनने या रद्द करने का अधिकार है। शिवलिंग की तरफ होता है नंदी का मुंह और मस्जिद के अंदर ज्ञानकूप और मंडप होने का भी दावा किया गया। मस्जिद की दीवार पे कई हिंदू आकृति हैं देवी देवताओं की। मंदिर तोड़ के मस्जिद का ढांचा बनाया गया, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भगवान सर्वेश्वर महादेव का शिवलिंग मिलने का भी दावा किया गया।
और शिवलिंग मिलने का दावा किया गया। वजूखाने में शिवलिंग नहीं, मुगल कालीन फव्वारा है, यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया था। और धार्मिक स्थल का चरित्र नहीं बदला जा सकता, यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से हवाला दिया गया। उपासना स्थल कानून में कमीशन की कार्रवाई गलत है, यह भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोर्ट में कहा गया। वजूखाने में शिवलिंग नहीं, मुगल कालीन फव्वारा है। यानी हिंदू पक्ष का यह दावा था कि वो शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। और धार्मिक स्थल का चरित्र नहीं बदला जा सकता, ये मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा गया, दावा किया गया। उपासना स्थल कानून में कमीशन की कार्रवाई गलत है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। तो हिंदू पक्ष का दावा है कि 16वीं सदी में औरंगजेब जो है उसने मंदिर तोड़ा था, और मुस्लिम पक्ष का दावा है कि मस्जिद वक्फ की संपत्ति है। हिंदू पक्ष का यह दावा है कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनवाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हिंदू पक्ष की याचिका गलत है और मस्जिद में मंदिर के अवशेष मौजूद है, यह हिंदू पक्ष का दावा है। याचिका वर्शिप एक्ट का उल्लंघन है, यह मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है। दोनों पक्षों की हम आपको बातें बता रहे हैं। कोर्ट में क्या कहा गया, देवी देवताओं को मूर्तियां मौजूद हैं वहां पे, हिंदू पक्ष कह रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि हिंदू पक्ष की याचिका खारिज की जाए, और इसी पे विवाद है। और आज इस पर अहम फैसला आएगा। नंदी की मुख मस्जिद की तरफ है, हिंदू पक्ष का दावा वजूखाने में मिला ढांचा फव्वारा है। यानी हिंदू पक्ष ये कह रहा था कि अंदर जो आकृति है वो शिवलिंग की है, जबकि मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि वो शिवलिंग नहीं, फव्वारा है। और शिव मंदिर की ओर नंदी का मुख होता है, यह हिंदू पक्ष का दावा है। तो अलग अलग, यानी जो दोनों पक्ष है, हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष, उन्होंने कोर्ट में अलग अलग दलीलें दी हैं, दावे किए हैं। बाकायदा एक सर्वे भी किया गया, वो भी कोर्ट में किया। और उसके बाद अब आज इस मामले पे फैसला आएगा कि आगे क्या होगा। और अगली खबर रामपुर से है, जहां कम राशन मिलने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। उपजिलाधिकारी द्वार के सामने ग्रामीणों की नारेबाजी देखी गई। ग्रामीणों ने राशन डीलर पे कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं, और राशन डीलर ब्लैक में राशन बेच देता है, ये आरोप लगाए गए ग्रामीणों की तरफ से। एसडीएम ने दुकान को निरस्त करने का आश्वासन दिया, उसके लाइसेंस को, और उपजिलाधिकारी ने राशन डीलर पे कार्रवाई की भी बात कही है। तो एसडीएम ने कार्रवाई का आश्वासन ग्रामीणों को दिया है। उपजिलाधिकारी ने राशन डीलर पे कार्रवाई की भी बात कही। कोटा लीडर ने प्रेम को उन्होंने पिछले महीने 15 अगस्त का जो कोटा था, अगस्त के महीने का, वो उन्होंने भी कर दिया। उसके बाद जब सितंबर का महीना आया तो उन्होंने राशन जब देने के लिए लोग वहाँ पे गए दुकान पे, तो उन्होंने राशन देने से पहले तो लोगों ने बोला कि हमें 5 किलो राशन चाहिए, तो उन्होंने 4 किलो राशन दिया। उसके बाद उन्होंने शिकायत की लोगों ने, तो उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो ऊपर से लेकर नीचे तक हम सबको पैसे देते हैं, इससे जो हो वो हमारे कर ले, हम 4 ही किलो राशन देंगे। और सरकार ने ऊपर से सिर्फ इस बार चावल और गेहूँ ही भेजें, ना रिफाइंड भेजाए, ना तेल भेजाए, चीनी भेजेगी, ना चना भेजाए, कुछ नहीं भेजाए। जिसे जो लेना है वो ले जाए। अच्छा, शिकायत किससे की थी आपने? शिकायत हमने एक खाते देखिए सरकार जो भी है उसको कोई ध्यान दे दिया गया है। ठीक है, इस बार हम पूरी तैयारी से आएँ, और सभी लोगों के जिन लोगों को परेशानी है उनके हमने इसमें आधार कार्ड लगाएं और राशन कार्ड लगाएं उनके। ठीक है, और ये हम जो पत्र है ये एजेंट साहब को सौंपेंगे। नहीं हुई सुनवाई, पहले भी देख गए हम। अच्छा, चना रिफाइंड तो देते ही नहीं है कि इस मुँह ने चखा ही नहीं है, कहना कि गाल बट के बने योगी सरकार चखा नहीं है ना, तो गाल निकल जाते कहे योगी कहने चना खाओ चना खाओ, उन्हें कुछ नहीं दिया हमें। और डंडा लेकर घूमता है साहब। मार्च के बाद 84 कुंटल का लकब कर लिया, दूसरे ने ब्लैक कर लिया। एडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया, 84 कुंटल बोले, डीएसओ साहब बोले देगा देगा, तो वो भी खा के बेच गए। नहीं हुई सुनवाई, पहले भी देख गए हम। अच्छा। और इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ वहीम हमारे संवाददाता। वहीम, राशन की कालाबाजारी का आरोप यहाँ पे डीलर पे लगा है, क्या कुछ कार्रवाई की गई? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आप अभी ग्रामीणों को सुन रहे थे, ये आप बिल्कुल समझ सकते हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी तक बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति धर्म भेदभाव के लोगों तक पहुंचाने की कवायद सरकार कर रही है। और
करोड़ों अरबों रुपया फूक रही है। इन गरीबों के मुंह में निवाला देने के लिए, ग्रामीणों के मुंह में निवाला देने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस तरह के जो राशन डीलर है, ये राशन डीलर इन गरीबों के हक को डकार रहे हैं और उसको खा रहे हैं। ये एक ऐसे लुटेरे बन गए हैं जो उन गरीबों के हकों को मार रहे हैं, जो मजलूम हैं, जो बेचारे कहीं कमा नहीं सकते, जिनको सरकार की योजनाएं जिनके लिए आई हैं, जो सरकार की योजनाओं का लाभ उठाकर अपना पेट पाल सकते हैं, जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो परेशान हैं, ये उनके लिए योजनाएं हैं। लेकिन ये जिस तरह से दबंग जो कोटा डीलर हैं, कई कोटा डीलर इस तरह से दबंग हैं जो लोगों को उनका हक नहीं दे रहे, राशन नहीं दे रहे, जो ऑयल आया है वो नहीं दे रहे, चना नहीं दे रहे, और चीजें नहीं दे रहे, और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनको गायब कर दे रहे हैं। एक एक महीना राशन नहीं बांट रहे और राशन को कम दे रहे हैं, और कम ये कह के दे रहे हैं कि ऊपर से ही कम आ रहा है। तो जिस तरह से रामपुर के अंदर ये स्थिति सामने आई है, ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि सरकार की जो योजना है वो आखिरी बिल्कुल, और जरूरी है कि ऐसे अपनी ऐसे योजना डीलरों पे कार्रवाई हो है। ताकि ये गरीबों के हक पे डाका ना डाले। बहुत शुक्रिया फहीम खान इस तमाम जानकारी के लिए। और अगली खबर संभल से है, जहां जमीन विवाद सुलझाने पहुंची पुलिस पर ही हमला कर दिया गया। दारोगा समेत कई पुलिसकर्मी इसमें घायल हुए हैं सीएचसी में, जिन्हें भर्ती कराया गया, और शिकायतकर्ता के विरोध में पुलिस पर हमला किया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, आरोपी मौके से फरार है। राजपुरा थाना क्षेत्र के कहरोला गरवी गांव का यह मामला है, जहां पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुजम्मिल दानिश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुजम्मिल, पुलिस टीम पे ही यहां पे हमला कर दिया गया, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर एक जमीन का मामला चल रहा था, और ये राजपुरा मामले का है, जहां एक ने शिकायत की थी कि वहां पर अब उसका खेत पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, तो इसकी सूचना पर पुलिस टीम वहां पहुंची। लेकिन जिस तरह से जो दोनों टीमें आमने सामने आ गए और जो दोनों खेत थे आपस में वहां मारपीटाई, इस बीच पुलिस ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वहां पर हमलावर पुलिस पर भी हो गए, जिसमें एक दरोगा और 3 सिपाही और एक होमगार्ड, मतलब 4 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिनको वहां पर सीएचसी में भर्ती करा गया है। फिलहाल उस पर एसपी चक्री मिश्रा ने पूरी तरह संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद इस पर जांच की जा रही है, फिलहाल मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो हौसला बुलंद है, देखने की बात है कि पुलिस टीम पर जिस तरह से हमला किया गया, हमले के बाद फिलहाल वहां की दबंगी जिस तरह से सामने आई है, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की बात की जा सकती है, तो सहन व्यवस्था लगती है। अब देखना ये है कि किस तरह से जो जांच के बाद अब फिलहाल जो मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और मुकदमा दर्ज करने के बाद जो व्यवस्था की बात की सकती है, तो वहां पर कहीं ना कहीं जो हमला किया गया है, तो वो जो जमीन का विवाद था, उस जमीन की विवाद के लिए वो लोग हम पहुंचे थे। फिलहाल वहां पर एसपी चक्र मिश्रा ने एक टीम गठित की है। टीम गठित करने के बाद मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, और उन लोगों की लगातार दबिश दी जा रही है। लगातार वहां पर जो लोग जिन्होंने बहुत शुक्रिया मुजम्मिल जानकारी के लिए। तो यहाँ पे पुलिस अब कार्रवाई कर रही है, अब लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन यहाँ पे जमीन का विवाद था जिसे सुलझाने गई पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया गया। और अगली खबर हापुड़ से है, जहां टेक्नीशियन चला रहे हैं अल्ट्रासाउंड सेंटर, और टेक्नीशियन यहां पे मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और सीएमओ सुनील त्यागी ने अल्ट्रासाउंड सेंटर पे छापा मारा, जहां अल्ट्रासाउंड सेंटर पे मौके से नहीं मिला कोई रजिस्ट्रेशन, और सीएमओ ने छापा मार के अल्ट्रासाउंड सेंटर को सील कर दिया है। हापुड़ के दर्जनों अल्ट्रासाउंड सेंटर पे डॉक्टर तैनात नहीं है, और स्वास्थ्य अधिकारियों की मिली भगत से ये बड़ा खेल चल रहा है, जहां लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हापुड़ के थाना बहादुरगढ़ के सेहल चौराहे का यह मामला है। एक्चुअल में आज बहादुरगढ़ पीएससी को देखने आया था, लेकिन रास्ते में जब आ रहा था तो मैंने सेहल चौराहे पर देखा कि एक अल्ट्रासाउंड सेंटर खुला हुआ है। अल्ट्रासाउंड में ऐसे ही रूटीन में अल्ट्रासाउंड सेंटर जैसे देखने गया, देखा कि वहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है। मैंने पूछा कि डॉक्टर साहब कहाँ पर हैं, तो उसने बताया कि डॉक्टर साहब तो नहीं है। तो वो इतना कहते ही और भाग गया यहाँ से। तो ये इसका मतलब ये जो था टेक्नीशियन टाइप था कोई, ये डॉक्टर नहीं था। मैंने मशीन को सील कर दिया है, और इसके कुछ सामान जो हैं, जैसे उसकी प्रोब है, रजिस्टर हैं, और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसका अल्ट्रासाउंड का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो भी लगा हुआ नहीं है। तो मैंने सभी सील कर दिया है, मशीन सील कर दी है, और ये जब्त कर लिया है सामान, उसका लैपटॉप वगैरह, मोबाइल। और मोहम्मद ताहिर हापुड़ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। ताहिर, यहाँ टेक्नीशियन अल्ट्रासाउंड सेंटर चला रहे हैं?
जी आपको बताना चाहूंगा, थाना बहादुरगढ़ सेहल चौराहे पर जो है सुनील त्यागी जो सीएमओ हैं, उन्होंने छापा मारकर एक अल्ट्रासाउंड सेंटर जो भारत अल्ट्रासाउंड सेंटर के नाम पे मौजूद है उसको सील किया है। सीएमओ का खुद ये कहना है कि यहाँ जो सीएमओ पहुंचे तो वहाँ एक टेक्नीशियन बैठा था जो इनको देखकर भाग गया। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापामार कार्रवाई की है और लगातार टेक्नीशियन जो हैं वो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देखा जाए तो मरीजों को जहां डॉक्टर को देखना होता है, जहां डॉक्टर को अल्ट्रासाउंड करना होता है, वहां हापुड़ में दर्जनों ऐसे अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं जहां जो टेक्नीशियन है उनके हाथ में उनकी बागडोर है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो मरीज है, मरीज की जिंदगी जो है दांव पर लगी हुई है और जो सीएमओ हैं, जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद ताहिर जानकारी के लिए। तो यहाँ पे प्रशासन की मिलीभगत के चलते ही लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जरूरी है ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। और खबर गाजियाबाद से है, जहां बदमाशों में यूपी पुलिस का खौफ दिखाई दे रहा है और एनकाउंटर के डर से अपराधी ने आत्मसमर्पण किया है। हत्या के आरोपी ने थाने में पहुंच के सरेंडर कर दिया। आरोपी ने लोनी बॉर्डर थाने में जाके सरेंडर किया है। हाथ में तख्ती लेकर यह शख्स थाने पहुंचा। थाना टोनिका सिटी क्षेत्र की यह मामला है और यहां पे ही इस युवक ने हत्या की थी, ऐसा इस पे आरोप है। पिछले कई दिनों में कई एनकाउंटर हुए जिसमें कई बदमाशों को ढेर किया गया, कईयों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया और कईयों ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। शादी पकड़े गए तो उन्होंने मर्डर करा था। अब कहाँ? यहाँ पे रहता था बेटा, मैं अपने रिश्तेदार के पास एनकाउंटर के डर से। कहाँ जा रहे हो? मैंने समर्पण कर। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी लेने कहाँ जाएंगे? कहाँ जा रहे हो? शादी पकड़े गए तो उन्होंने मर्डर करा था। अब कहाँ? यहाँ पे रहता था बेटा, मैं अपने रिश्तेदार के पास एनकाउंटर के डर से। कहाँ जा रहे हो? मैंने समर्पण कर। कहाँ जा रहे हो अभी? अभी लेने कहाँ जाएंगे? और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता सूरज शर्मा इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, बदमाशों में पुलिस का खौफ साफ दिखाई दे रहा है। यहाँ एक शख्स जिसपे हत्या का आरोप था वो यहाँ पे सरेंडर करने पहुंचा। देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा कि थाना लोनी बॉर्डर पर आज एक हत्या के आरोपी ने सरेंडर किया है। आपको बता दूं कि टोनिका सिटी क्षेत्र में बीते 2 दिन पहले एक हत्या हुई थी। उसका जो आरोपी था सुहेल नाम का, उसने थाना लोनी बॉर्डर पर सरेंडर किया है। गले में तख्ती टांगकर तख्ती पर 7 शब्दों में लिखा था, कप्तान साहब मुझे माफ करें, एसपी देहात साहब मुझे माफ करें, एनकाउंटर के डर से मैं अपने आप को थाने में सरेंडर कर रहा हूँ, आगे से कोई अपराध नहीं करूंगा। इस तरीके के शब्द तख्ती पर लिखकर जो अपना समर्पण किया है अपराधी ने थाना लोनी बॉर्डर पर। जी बहुत शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो यहाँ पे पिछले कई दिनों में कई इस तरह के मामले आए हैं जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ दिखाई दिया। और खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां मच्छर की दवा छिड़कने के दौरान 16 महिलाएं बेहोश हो गई और एल्जीन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में दवाई का असर हुआ। मच्छर मारने वाली दवाई छिड़कने से 16 महिलाओं की तबीयत अचानक खराब हो गई। कंपनी में दवा का छिड़काव किया जा रहा था और महिलाओं को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 4 महिलाओं की हालत नाजुक है। अस्पताल के बाहर परिजनों ने हंगामा भी किया और कंपनी के खिलाफ मुकदमा लिखने और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। ग्रेटर नोएडा के थाना इकोटेक 3 क्षेत्र के हल्दोनी की यह घटना है। और प्रयागराज से खबर है, जहां महाकुंभ मेला 2025 को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं और केशव प्रसाद मौर्य की अगुवाई में यह बैठक हो रही है, जिसमें सांसद, विधायक, कमिश्नर और जिलाधिकारी भी शामिल हैं। तो महाकुंभ को लेकर अब यह बैठक हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है, जिसमें सांसद भी मौजूद हैं, विधायक भी, कमिश्नर भी और जिलाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद हैं, उनके साथ यहां के सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, जिलाधिकारी भी हैं, कमिश्नर भी हैं और मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है महाकुंभ की, जो 2025 में होने वाला है। तो महाकुंभ मेला 2025 को लेकर बैठक की जा रही है और इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य हैं, सांसद हैं, विधायक, जिलाधिकारी और तमाम आला अधिकारी जो हैं वो इस बैठक में मौजूद हैं। इससे पहले भी
केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग जिलों का दौरा करते रहे हैं, समीक्षाएं करते रहे हैं। अब महाकुंभ चूंकि एक बड़ी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती है, लिहाजा उसको कैसे सफलतापूर्वक किया जाए, इसको लेकर अब मंथन चल रहा है, बैठक चल रही है। और इसमें सांसद भी हैं, विधायक भी हैं, कमिश्नर भी हैं, जिलाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो महाकुंभ मेला 2025 को लेकर बैठक शुरू हो चुकी है। विवेक पांडे प्रयागराज से हमारे संवाददाता। विवेक, महाकुंभ को लेकर यहां पे बैठक हो रही है, क्या कुछ जानकारी इस बैठक से जुड़ी हुई? विवेक, प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार दृढ़ संकल्प है कि इसको अच्छे तरीके से निपटाया जाए। इसी कड़ी में आज सूबे के जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य ने सारे जिलाधिकारियों और कमिश्नर के साथ बैठक की है और उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की है कि आगामी 2025 के महाकुंभ को किस तरीके से सुदृढ़ किया जाए और इसको अच्छे तरीके से निपटाया जाए, जिसको लेकर आज अधिकारियों के साथ पूरी बैठक हो रही है। जी बहुत शुक्रिया विवेक जानकारी के लिए। तो यहाँ पे सांसद, विधायक और कमिश्नर के अलावा जिला अधिकारी भी यहाँ पे इस बैठक में मौजूद हैं। और प्रयागराज में महाकुंभ मेला 2025 को लेकर यह बैठक हो रही है। बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर जहां पे कश्मकश शुरू हो चुकी है और गुलावटी ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना है। बीडीसी सदस्यों ने विरोधी गुट पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। सीएम योगी और डीएम को पत्र भेज के कार्रवाई की मांग की गई है। तो सीएम योगी और डीएम को पत्र भेज के कार्रवाई की मांग की गई है। ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर खींचतान जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। गुलावटी ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहां पे चल रहा है और बीजेपी समर्थित ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की योजना है। बीडीसी सदस्यों ने विरोधी गुट पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। परविंदर लोधी हमारे संवाददाता बुलंदशहर से। परविंदर, ये पूरा विवाद क्या है जहां ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर ही अब खींचतान शुरू हो चुकी है? जी बिल्कुल, देखिए बुलंदशहर के जो गुलाबटी ब्लॉक है वहां का पूरा मामला है। जो वहां की ब्लॉक प्रमुख है नेहा यादव, उनको हटाने के लिए जो रस्साकसी है वो शुरू हो गई है। साथ ही साथ जो नेहा यादव है जो ब्लॉक प्रमुख वर्तमान है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि जो बीडीसी मेंबर हैं उनको खरीद फरोख्त का जो प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको उतारने की जो एक साजिश रची जा रही है। इसी को लेकर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए इस साजिश को नाकाम करने की बात कही है। साथ ही जो विपक्षी के लोग हैं, जो अन्य सपा बसपा के जो लोग हैं, उन पर उनका सीधा सीधा आरोप है। साथ ही साथ कुछ जो भारतीय जनता पार्टी से जो लोग हैं उन पर भी उन्होंने विद्वान से आरोप लगाया है। क्योंकि निर्दलीय के रूप में जो नेहा यादव ब्लॉक प्रमुख बनी थी और अब फिलहाल वो बीजेपी में समर्थन उनको बीजेपी का मिल चुका है, तो बीजेपी के साथ में वो ब्लॉक प्रमुखी कर रही हैं। हालांकि जिस तरीके से प्रमुखी का चुनाव होता है वहां पर खरीद फरोख्त का जो लगातार पहले से ही आरोप लगते आए हैं, लेकिन जिस तरीके से बुलंदशहर की राजनीति में नेहा यादव ने ये कहा है तो उसको लेकर जो राजनीति में एक भूचाल आया हुआ है। और नेहा यादव का सीधा सीधा जो आरोप है, जो लोग प्रलोभन देकर बीडीसी मेंबरों को। ठीक है परविंदर, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे भी आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो गुलावटी ब्लॉक प्रमुख पद को लेकर आरोप प्रत्यारोप यहां पे शुरू हो चुका है। और बच्चा चोर की अफवाह के बाद क्षेत्र में दहशत है, बेचैनी है। मामला बुलंदशहर से है, जहां बच्चा चोरी के शक में ग्रामीणों ने मंदबुद्धि युवक को बेरहमी से पीटा और पुलिस के सुपर्द कर दिया। बताया जा रहा है कि औरंगाबाद क्षेत्र के गांव बिसुंदरा में संदिग्ध हालात में एक युवक को ग्रामीणों ने घूमता देखा। उन्हें बच्चा चोरी का शक हुआ और फिर इसको पीटा गया। बकायदा मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। परविंदर हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। परविंदर, बच्चा चोरी की अफवाहें लगातार सामने आ रही है। यहाँ पे एक शख्स को पीटा गया, बताया जा रहा है कि मंदबुद्धि था। क्या विवाद, क्या मामला? जी बिल्कुल, देखिए बच्चा चोरी की जो अफवाह है वो बुलंदशहर में भी जाहिर तौर पर साफ देखी जा रही है। इसको लेकर कई लोग अब तक जो चपेट में आ चुके हैं लोगों का। ऐसा ही मामला जो औरंगाबाद के जो बिसुंदरा में देखने को मिला था, जहां पर एक युवक को लोगों ने बच्चा चोर समझ करके उसकी बेरहमी से मारपीट कर उसके साथ कर दी। हालांकि स्थानीय पुलिस को सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर
मंदबुद्धि युवक को अपने कब्जे में लिया और लोगों से बचाया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से बच्चा चोरी की अफवाह फैल रही है, उससे न जाने कितने लोग जो इस तरीके की जो अफवाहों के जो शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला ये तो पहला मामला नहीं है बुलंदशहर में, इससे पहले भी इस तरीके के जो मामले हैं बुलंदशहर में देखे जा चुके हैं। बहुत शुक्रिया परविंदर जानकारी के लिए। बिल्कुल ये चिंताजनक है और ये आए दिन कहीं ना कहीं से इस तरह के मामले आ रहे हैं जहां बच्चा चोरी की अफवाह में ही लोगों को पीटा जा रहा है।